आज का अपना टॉपिक है कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ एन ब्यूटेन। आज हम डिस्कस करेंगे इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और इसके कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं एन ब्यूटेन के, उन सबको आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे सामने ये जो है वो है एन ब्यूटेन। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इथेन के बारे में। तो वहाँ वो बहुत सिंपल मॉलिक्यूल था, वहां पर हमारे पास केवल दो ही कार्बन थे और कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड था जिसका रोटेशन से हमने दो उसके फॉर्म देखे, वन इज स्टैगर्ड एंड अनदर वन इज द एक्लिप्स फॉर्म। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ हमारे पास चार कार्बन है और चार कार्बन होने की वजह से यहाँ हमारे पास कार्बन कार्बन जो फ्री रोटेशन हो सकता है वो इन तीन बॉन्ड के बीच में है। तो यहाँ देर आर थ्री डिफरेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो रोटेशन कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकता है? रोटेशन यहाँ पॉसिबल हो सकता है, रोटेशन इसमें पॉसिबल हो सकता है और रोटेशन यहाँ पॉसिबल हो सकता है। जबकि इथेन के अंदर कहाँ था? इथेन के अंदर केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक ही था। वहां पर जैसे इसको मैं इथेन, तो हमारा जो CH3 था, तो रोटेशन कहाँ था? वो केवल इस सिंगल बॉन्ड के अंदर एक जगह था। लेकिन यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ इन इन दो कार्बन के बीच में हो सकता है रोटेशन, इनके बीच में हो सकता है और इनके बीच में हो सकता है। तो सपोज मैं इनको नंबर डाल देता हूँ। अगर ये हमारा नंबर 1 है, दिस इज 2, 3 एंड 4। तो यहाँ कार्बन 1 और 2 के बीच में फ्री रोटेशन अवेलेबल है क्योंकि अगेन यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। ऐसे ही कार्बन 2 और 3 के बीच में भी फ्री रोटेशन अवेलेबल है बिकॉज यहाँ पर भी सिंगल बॉन्डेड। ऐसे ही कार्बन 3 और 4 के बीच में भी फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो इसको हम अब सबसे पहले हम इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वहां इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ तो चार कार्बन है, इथेन के अंदर तो दो कार्बन थे। तो इसमें क्या करते हैं कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये जो दो बीच के कार्बन है इन दोनों को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। यहाँ ये जो दो बीच वाले जो कार्बन एटम है इनको हम ले लेते हैं। तो ये हमारे हो गए दो कार्बन। इसको हम मान के चलेंगे एज ए इथेन बिकॉज ब्यूटेन भी डिराइव फ्रॉम द इथेन। तो यहाँ मान के चलते हैं कि ये इथेन की तरह ही कुछ है। तो इथेन में जहाँ एक तरफ CH3 था और दूसरी तरफ भी CH3 था, तो यहाँ मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन, किसी भी यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, हमने उसमें ऐड कर दिया है CH3। दूसरे में भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्या ऐड कर दिया है, CH3। तो अब इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना आसान हो जाएगा। इसमें भी हमें क्या करना है कि सपोज ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 और ये 4 है। तो इन दोनों को हम, दीज आर द टू कार्बन्स, इसको हम मान के चलते हैं कि इनको हम सेंट्रल कार्बन लेके चलते हैं। तो अगर इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देखा जा रहा है तो जो कार्बन नंबर 2 है उसको क्या ले लें, उसको ले लेते हैं हम एक डॉट। यानी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अच्छे तरह से डिस्कस किया था कि जो फ्रंट कार्बन है उसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और बाकियों को इसके हम एक वाई शेप से, इसको बाकी हाइड्रोजन है या और कुछ है तो उसको हम वाई शेप से उसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन से क्या अटैच्ड है, दो हाइड्रोजन और एक CH3 है। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इनको कुछ रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ दो हाइड्रोजन है तो दीज आर द टू हाइड्रोजन्स, और ये दीज आर द टू हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होके क्या लगा हुआ है, CH3। तो इसको हम लिख देते हैं CH3। तो ये हमारा हो गया इस कार्बन की, सेकंड नंबर वाले कार्बन की बात। अब हम चलते हैं दूसरे वाले यानी थर्ड नंबर कार्बन। तो ये बैक हो गया क्योंकि हम यहाँ से इसको इधर से देख रहे हैं, तो ये बैक साइड वाला कार्बन है। तो बैक साइड वाले कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करना था, उसको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया कार्बन नंबर 3, दिस इज द कार्बन नंबर 3। और कार्बन नंबर 3 से दो हाइड्रोजन है और एक CH3 लगा हुआ है। तो इसको हम किसी भी फॉर्म में, अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ लगा देता हूँ, ऐसे ही एक Y बन जाएगा पीछे वाले कार्बन पे। तो यहाँ सपोज मैं लगा देता हूँ CH3 और ये दो हो जाएंगे उसके हाइड्रोजन। तो ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर रिप्रेजेंटिंग द एन ब्यूटेन। तो 1 नंबर कार्बन कौन सा हो गया, 1 नंबर कार्बन है ये।
और सेकेंड ये डॉट, तीसरा ये सर्कल, और फोर्थ वन कौन सा है, ये CH3। तो 1 2 3 एंड 4, तो दिस इज 1, दिस इज सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड को हमने कैसे रिप्रेजेंट करा, सेकंड को बाय डॉट और थर्ड को बाय सर्कल। तो ऐसे हम एन ब्यूटेन के न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज बना सकते हैं। और इथेन में क्या थे, इथेन में हमारे पास केवल दो थे, वन इज एक्लिप्स्ड एंड अनदर वन वाज द स्टैगर्ड फॉर्म। तो वहां केवल दो फॉर्म बन रहे थे, वन इज द एक्लिप्स फॉर्म, अनदर वन इज द स्टैगर्ड फॉर्म। अब यहां देखते हैं, यहां पर कुल मिलाकर इसके 6 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है जहां पर अगेन दिस इज द फर्स्ट कार्बन, ये डॉट है, ये सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ कार्बन। तो ये हमारे पास एन ब्यूटेन है। तो यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन ऐसे है। अब यहाँ इसको हम स्टैगर्ड भी, जैसे यहाँ हमने इथेन के अंदर इसको स्टैगर्ड बोला था, लेकिन यहाँ पर हम इसको दूसरे नाम से जानेंगे, इसको हम कहेंगे एंटी। अभी हम इसको आगे देखेंगे एंटी और अलग अलग उनका नोमेनक्लेचर कैसे है। देन अब इसको मैं कार्बन नंबर 2 को फिक्स कर लेता हूं और जो बैक वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 3, इसको हम रोटेट कर रहे हैं। सपोज नाउ वी रोटेट दिस कार्बन नंबर 3 और इसको रोटेशन करेंगे तो अब क्या CH3 कहाँ आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे आ जाएगा। तो ऐसे हम इसको 60 डिग्री से हम इसको रोटेट करते चले जाएंगे, तो लाइक दिस। तो अब यहाँ देखो इसके कितने स्ट्रक्चर बन गए। तो यहाँ हमारे को 6 डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन मिलेंगे ऑफ एन ब्यूटेन, जबकि हमारे को इथेन में कितने मिल रहे थे, केवल 2। तो यहाँ देखो हमारे पास 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसको रोटेट करते चले जाएंगे तो वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फॉर्मेशन। तो यहाँ एक है ये जो एंटी फॉर्म है, दिस एंटी फॉर्म, ऑल्दो इट इज अ स्टैगर्ड फॉर्म, तो इसको हमने दूसरा नाम से यहाँ देंगे, उसको हम कहेंगे एंटी, क्योंकि यहाँ पर जो दो ग्रुप हैं, जो CH3 वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे एंटी। तो ये हो गया दूसरा, एक्लिप्स्ड है बिकॉज ये अब इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे एक CH3 छुपा हुआ है। हालांकि वो एग्जैक्टली उसके पीछे नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा बहुत रिपल्शन होगा, जो टॉर्शनल स्ट्रेन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था वो यहाँ पर भी होगा। तो जस्ट उसके पीछे एग्जैक्टली नहीं जाएगा, बट वो हम उसको मान के चल रहे हैं कि ये हाइड्रोजन के जस्ट पीछे CH3 हो गया और इस CH3 के पीछे पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन चला गया। तो ऐसे ही सारा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब यहाँ पर अगेन वी हैव अ स्टैगर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें इसको हम कहेंगे गॉश फॉर्म। तो यहाँ CH3 और CH3 अब देखो ये एक दूसरे के जस्ट थोड़ा सा पास में आ गए, इनका जो जब हम इसको रोटेट करते चले जाएंगे बाय 60 डिग्री तो ये इसके बिल्कुल थोड़ा सा पास में आ गया। जब ये CH3 और CH3 एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल से दूर हैं तो उसको हम कहेंगे गॉश स्ट्रक्चर। ऑल्दो इसको हम स्टैगर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन एन ब्यूटेन में हम इसको कहते हैं गॉश। तो अब फिर हम इसको दोबारा रोटेट कर रहे हैं, तो अब इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में इसको अलग से नाम दिया है, इसको हमने कहा है इट इज अ फुल्ली इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड और फुल्ली इक्लिप्स्ड में देखो डिफरेंस क्या है भाई। यहाँ इक्लिप्स्ड के अंदर एटम्स के पीछे CH3 के पीछे H है और इस H के पीछे CH3, लेकिन फुल्ली इक्लिप्स्ड के में CH3 के पीछे CH3, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है। तो उस वाले कॉन्फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, उस कॉन्फॉर्मेशन को हम कहेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो फिर वापस हमारा गॉश बनेगा एंड फाइनली एक बार इसको और रोटेट करेंगे, देन वी गेट दिस इक्लिप्स्ड एंड एक बार और उसका हम रोटेशन करेंगे तो अगेन वी गेट दिस एंटी फॉर्म। तो यहां से वापस हमारे को एंटी फॉर्म मिल जाएगा। तो हमारे पास ये 6 डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन बनते हैं एन ब्यूटेन के लिए। अब इनका सब देखते हैं, इनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा बनेगा। नाउ दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यहाँ हम इसको समझेंगे कि इसका हम एनर्जी डायग्राम कैसे बनेगा। तो दिस एक्सिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये इसका रोटेशन के लिए है। हम इसको 60 डिग्री एंगल से जो हम रोटेट कर रहे थे यहाँ पर, ये उसका रोटेशन के लिए है। और उनकी एनर्जी, अब इन जितने भी जो 6 स्ट्रक्चर्स बने हैं, जो 6 स्ट्रक्चर्स बने हैं, उनकी एनर्जी लेवल क्या होगा,
कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा अनस्टेबल होगा, वो इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हमें पता चल जाएगा। तो अब इसको डिस्कस करते हैं हम कि कैसे कैसे इनका स्ट्रक्चर्स को हम इनके एनर्जी लेवल क्या होंगे। तो यहाँ मान के चल रहे हैं कि हम इनिशियल पॉइंट से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारे है एंटी फॉर्म। तो यहाँ बिल्कुल नीचे इस एनर्जी लेवल पे, सपोज ये हमारा एनर्जी लेवल है और यहाँ मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक एंटी फॉर्म है। अब हम नेक्स्ट लेवल चलें। अब क्या कर रहे हैं, हम इस वाले कार्बन को, कार्बन नंबर 2 को तो स्टिल रख रहे हैं, उसको उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, लेकिन जो पीछे वाला कार्बन है कार्बन नंबर 3 को, नाउ वी आर रोटेटिंग इट, इसको हम 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। तो जब हम इसको 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमारे को कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से मिलेगा। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन के पीछे एग्जैक्टली क्या चला जाएगा, CH3 चला जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये मिला हमारे को इक्लिप्स्ड फॉर्म मिला। तो जैसे जैसे ये एक दूसरे के हाइड्रोजन के पास CH3 चला जाएगा, धीरे धीरे CH3 इसके पास जाएगा तो टॉर्शनल स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। तो टॉर्शनल स्ट्रेन बढ़ेगा तो ये अनस्टेबल होता चला जाएगा, अनस्टेबल होगा तो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और ये इस पॉइंट तक आ जाएगा। अब इसको हम फिर इसको 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमारे को ये मिलेगा गॉश स्ट्रक्चर, गॉश कॉन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जब यहाँ टॉर्शनल स्ट्रेन खत्म हो गया, देखो यहाँ पर टॉर्शनल स्ट्रेन इक्लिप्स फॉर्म के अंदर खत्म हो गया। तो अभी जब CH3 से दूर जाएगा, CH3 जब इससे दूर जाएगा तो क्या होगा, ये वापस इसकी जो एनर्जी है ये कम होगी, और कम होगी तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी की तरफ यहाँ पर आएगा। तो ये यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है इसकी वो यहाँ तक पहुंच जाएगी और ये कौन सा कॉन्फॉर्मेशन आ गया, दिस इज द गॉश कॉन्फॉर्मेशन। फिर अगेन इस CH3 को हम और रोटेट कर रहे हैं, पीछे वाले कार्बन को हम फिर 60 डिग्री से और रोटेशन करेंगे तो अब CH3 के पीछे जस्ट CH3 चला जाएगा ऐसे। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पर बिकॉज टॉर्शनल स्ट्रेन वो मैक्सिमम हो गया, उसके साथ एक और आएगा स्टेरिक स्ट्रेन, उसके वजह से इसकी स्ट्रक्चर ये क्या है हमारा, इसको हम कहते हैं फुली इक्लिप्स्ड, ये सबसे मैक्सिमम एनर्जी पे चला जाएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल मैक्सिमम एनर्जी पे चला जाएगा। अब फिर इसको अगर हम 60 डिग्री से फिर रोटेशन करें इसका, तो ये इसकी एनर्जी डाउन आ जाएगी और ये दोनों एनर्जी यहाँ पर, ये दोनों कौन से हैं, ये दीज आर द गॉश। यहाँ पर CH3 इस लेफ्ट साइड में है तो यहाँ CH3 राइट साइड के अंदर, तो दोनों कॉन्फर्मेशन दीज आर वी कैन से दीज आर द गॉश कॉन्फॉर्मेशन हैविंग द सेम एनर्जी लेवल, दोनों का एनर्जी लेवल यहाँ पर दोनों का सेम होगा। फिर इसको हम फिर 60 डिग्री से इसको फिर रोटेशन करेंगे तो अब क्या होगा, ये CH3 इस हाइड्रोजन के पीछे चला जाना चाहिए और उसके वजह से फिर इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन बढ़ेगा, टॉर्शनल स्ट्रेन बढ़ेगा तो इसकी एनर्जी भी बढ़ेगी और ये अनस्टेबिलिटी की तरफ ऊपर जाएगा। तो इसकी एनर्जी बढ़ गई तो ये यहाँ पर चला गया। अब इसको अगर हम CH3 को फिर एक बार रोटेट करेंगे तो यहाँ देखो हमारे को क्या मिलना चाहिए, हमारे को वापस एक एंटी फॉर्म मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल CH3 वापस दोबारा एक CH3 के जस्ट अपोजिट में आ गया। तो यहाँ पर जो डायहेड्रल एंगल होगा वो दैट इज 180, मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल इज देयर। तो यहाँ और मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल होने की वजह से ये स्ट्रक्चर यानी एंटी, बिल्कुल दोनों जो एनर्जी लेवल इनका हमें को दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक ही एनर्जी लेवल पे होंगे और दीज आर द मैक्सिमम स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द n-ब्यूटेन। अब इनकी एनर्जी डिफरेंस देख लेते हैं इनका। सपोज ये पॉइंट A था, ये हमारा है एंटी और B क्या आ गया, दैट इज इक्लिप्स्ड। C हमारा हो जाएगा गॉश, D हो जाएगा फुल इक्लिप्स, E क्या हो गया फिर अगेन गॉश, F कौन सा हो गया इक्लिप्स और G क्या हो गया, दैट इज एंटी। अब इन सब में एनर्जी डिफरेंस कितना है, लेट्स चेक। तो अगर हम यहाँ से एंटी से चल रहे हैं और एंटी से हम चल रहे हैं इक्लिप्स फॉर्म के अंदर, तो हम यहाँ पर इक्लिप्स फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो इसके लिए हमारे को कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वी रिक्वायर्ड द एनर्जी अराउंड 14.6 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ मुझे इस मॉलिक्यूल को एंटी से इक्लिप्स फॉर्म में लाने के लिए कितना टॉर्शनल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, वो है 14.6 किलो जूल पर मोल। इतना टॉर्शनल स्ट्रेन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। अब
यहाँ देखो पॉइंट ए, इस पॉइंट और पॉइंट सी के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है, वो है 3.8। वो क्यों है? ये तो है एनटी और ये है गॉश। तो लेकिन एनटी और गॉश अगर हम इसको स्टैगर्ड भी मान के चलें तो इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस इतना क्यों है, जो 3.8 का क्यों आ रहा है कि एनटी तो ज्यादा स्टेबल दिख रहा है लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर एनर्जी के अंदर है। तो थोड़ा सा एनर्जी का ऊपर मतलब है कि जो गॉश है दैट इज लिटिल बिट अनस्टेबल देन द एंटी फॉर्म। क्यों होगा भाई? क्योंकि देखो यहाँ वही बात है कि जो CH3 है वो जस्ट एक दूसरे के एंटी एंटी है, ठीक है। तो लेकिन जैसे ये एक दूसरे के पास आए, जैसे इन स्टैगर्ड फॉर्म या हम उसको गॉस फॉर्म कहते हैं, तो ये जब एक दूसरे के पास में आए तो यहाँ पर जो टॉर्शनल स्ट्रेन के साथ इनका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक स्ट्रेन, वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया एज कंपेयर टू एंटी। अब उसके बाद यहाँ जो मैक्सिमम अनस्टेबल है जो एनर्जी डिफरेंस वो हमारे को दिखाई दे रहा है वो है दैट इज बिटवीन द एंटी और फुल इक्लिप्स। देखो यहाँ जो फुल एंटी और फुल इक्लिप्स के बीच में मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा हो गया? तो सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल हो गया वो है फुल्ली इक्लिप्स। दिस इज अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन फॉर्मेशन होता है? एन ब्यूटेन का, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा एनर्जी पे यहाँ चला गया है ये। तो कौन सा हो गया? फुल इक्लिप्स। उसके बाद अगर हम उसे थोड़ा सा कम अनस्टेबल है वो है ये हमारे दो इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो जो दोनों इक्लिप्स फॉर्म बनेंगे वो इस वाले फुल इक्लिप्स से थोड़ा सा स्टेबल होगा, बट एज कंपेयर टू एंटी और गॉश दीज आर हाईली अनस्टेबल। फिर हम चलते हैं इन पॉइंट सी और ई पे। इन सी और ई के ऊपर ये है हमारे गॉश, लेकिन ये भी थोड़ा सा अनस्टेबल है एज कंपेयर टू द एंटी। और एंटी यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट जी, दीज आर द एंटी एंड दीज आर द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। दीज आर द मोस्ट स्टेबल। ये दोनों क्या है? स्टेबल फॉर्म है, स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है किसके? एन ब्यूटेन के। तो एनर्जी ऑर्डर, अगर हम इसका एनर्जी ऑर्डर हम देखना चाहें तो क्या होगा इनका एनर्जी ऑर्डर? इनकी जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? वो होगा एंटी होना चाहिए, क्योंकि इसकी सबसे लीस्ट एनर्जी लेवल के ऊपर ये है। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो दिस इज द ऑर्डर। तो एंटी इज द मैक्सिमम स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। उसके बाद आता है गॉसिप, उसके बाद इक्लिप्स और फुल्ली इक्लिप्स्ड। बिकॉज फुल इक्लिप्स की एनर्जी यहाँ देखो, फिर यहाँ इसकी मैक्सिमम एनर्जी के ऊपर है, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा ऊपर है। तो इस ये सबसे ज्यादा एनर्जी, हाई एनर्जी पे है, तो जिसकी ज्यादा हाई एनर्जी वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। तो एंटी सॉरी जो फुल इक्लिप्स्ड है दैट इज हाईली अनस्टेबल इन ऑल दीज कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो अब इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? लेट्स सी द फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी कॉन्फॉर्मेशंस, जो 6 कॉन्फॉर्मेशंस बने हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? तो पहला हम लेते हैं, पहला है दैट इज टॉर्शनल स्ट्रेन। इसको हम यहाँ से समझते हैं कि टॉर्शनल स्ट्रेन वो हमने इथेन के अंदर भी समझा था कि वहां पर भी एक टॉर्शनल स्ट्रेन था डायहेड्रल एंगल की वजह से, या उसे टॉर्शनल एंगल भी कहते हैं। तो यहाँ हम समझते हैं, पहले हम 3 फॉर्म लेके चलते हैं। यहाँ पर एक है हमारे पास इक्लिप्स, एक है एंटी, एक है गॉश। तो यहाँ देखो इक्लिप्स के अंदर, लेकिन ये इक्लिप्स है जहां पर CH3 के पीछे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के पीछे यहाँ पर CH3, इट इज नॉट अ फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो दिस इज द इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो यहाँ देखो इन दोनों सभी के बीच में जो डायहेड्रल एंगल होगा वो क्या है? वो है 0। तो मिनिमम डायहेड्रल एंगल, यहाँ पर मिनिमम डायहेड्रल एंगल होगा। तो मिनिमम डायहेड्रल एंगल है तो यहाँ पर जो टॉर्शनल स्ट्रेन होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन होगा वो कितना होगा? वो टॉर्शनल स्ट्रेन दैट विल बी मैक्सिमम। वो कितना होगा? मैक्सिमम होगा, ज्यादा स्ट्रेन होगा। ज्यादा स्ट्रेन होगा तो वो अनस्टेबल होगा ही होगा। अब यहाँ बात करें एंटी में, तो यहाँ एंटी के अंदर देखो यहाँ पर CH3 और हाइड्रोजन के बीच में या सभी के बीच में जो
एंगल है, जो डायहेड्रल एंगल है या टॉर्शनल एंगल है, वो कितना दिख रहा है, वो है 60 डिग्री है। तो यहाँ पर जो टॉर्शनल स्ट्रेन है जो वो थोड़ा सा कम हो गया, दैट विल डिक्रीजेस। यहाँ पर कम है, यहाँ पर वो मैक्सिमम है। तो अब यहाँ जब डायहेड्रल एंगल 60 हो गया तो टॉर्शनल स्ट्रेन कम हो गया, तो एंटी यहाँ स्टेबल फॉर्म के अंदर है। और यहाँ पर एक और है गॉश। गॉश में भी तो 60 डिग्री एंगल है, डायहेड्रल एंगल है 60 डिग्री, लेकिन इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यहाँ देखें वापस दोबारा। तो गॉश, दिस इज एंटी फॉर्म एंड दिस इज द गॉश फॉर्म। यहाँ पर जो सी पॉइंट है वो किसके लिए है, दैट इज फॉर गॉश के लिए। लेकिन इन दोनों में क्या एनर्जी का डिफरेंस कितना आ रहा है, वो आ रहा है 3.8 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब ये दोनों में डिफरेंस क्यों हो गया, वो वापस यहाँ देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। जबकि यहाँ पर भी डायहेड्रल एंगल 60 है, यहाँ पर भी डायहेड्रल एंगल क्या है, 60 है। तो यहाँ पर भी टॉर्शनल स्ट्रेन उतना ही होना चाहिए, यहाँ पर भी टॉर्शनल स्ट्रेन उतना ही होना चाहिए था, लेकिन फिर भी एंटी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द गॉश। तो लेकिन यहाँ पर एक दूसरा रीजन है, वो है ये, क्योंकि यहाँ CS3 और CS3, इस केस में क्या है, इसमें CS3 और CS3 जस्ट वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो जो स्टेरिक स्ट्रेन है, इसको हम ये आगे भी डिस्कस करेंगे, वहां पर इसको और अच्छी तरह से समझेंगे, वो मिनिमम है। जबकि यहाँ पर क्योंकि दीज टू CS3 ग्रुप्स आर बल्कियर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से तो इनका जो साइज है CS3 का वो बड़ा है। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये बल्कि ग्रुप एक दूसरे के पास अप्रोच करेंगे या इनके पास भी रहेंगे, तो वहां पर भी क्या टॉर्शनल स्ट्रेन के साथ यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन भी आएगा। तो उसकी वजह से जो गॉश कॉन्फॉर्मेशन है वो लिटिल बिट अनस्टेबल एज कंपेयर टू द एंटी फॉर्म। अब दूसरा फैक्टर, उसको हम और डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड फैक्टर, दैट इज स्टेरिक स्ट्रेन ड्यू टू दिस वंडरवॉल फोर्स। ये वंडरवॉल फोर्स यहाँ पर is responsible for the different stability of fully eclipsed। इसका अनस्टेबिलिटी के लिए फुली इक्लिप्स क्यों अनस्टेबल है मैक्सिमम, और एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन ड्यू टू वंडरवॉल फोर्स। तो यह जो ये स्ट्रक्चर है ये है फुली इक्लिप्स्ड। ये फुली इक्लिप्स्ड है यहाँ पर क्योंकि CS3 के पीछे कौन सा है, CS3। तो यहाँ अगेन डायहेड्रल एंगल इज 0। तो यहाँ पर भी जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो कितना होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो टॉर्शनल स्ट्रेन तो है ही है, टॉर्शनल स्ट्रेन यहाँ पर है ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ देखो कि यहाँ जो CS3 और CS3 है इस वाले डायग्राम के अंदर, वो दोनों एक तरफ है। वो दोनों एक तरफ होने से क्या होगा, बिकॉज CS3 इज अ बल्कियर। देखो हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है, जबकि जो CS3 है वो साइज में बहुत बड़ा हो जाता है, और जब साइज में बड़ा होगा तो उसका ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो भी दूर तक फैला हुआ होगा। जब ये एक दूसरे के जस्ट सामने आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देयर इज अ वंडरवॉल फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। जो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होंगे उसके बीच में क्या होगा, देयर विल बी द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और दूसरा केस है कि बल्कि है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और उसकी वजह से जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो मैक्सिमम होगा किसके अंदर, फुल इक्लिप्स में। CS3 ग्रुप के दोनों एक साइड होने से वंडरवॉल फोर्स ऑफ रिपल्शन है, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन होगा, दैट विल बी द मैक्सिमम रिपल्सिव इंट्रैक्शन। उसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, ये CS3 या ये CS3 एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो जाए। तो इसलिए अगर अभी अब थोड़ी देर पहले हमने एनर्जी ऑर्डर देखा था, एनर्जी लेवल, तो वहां सबसे टॉप पे अनस्टेबल स्टेट में कौन था, वो था फुली इक्लिप्स। क्यों था, टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम, और मैक्सिमम ही इसमें क्या मिल रहा है, स्टेरिक स्ट्रेन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जो CS3 है दैट इज बल्की ग्रुप। दीज आर द बल्की ग्रुप एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। जब ये दोनों सामने आएंगे, अगेन द रिपल्सिव इंट्रैक्शन की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अब ये जब दूर चला जाए, सपोज ये CS3, क्योंकि इसको CS3 को अगर ये रोटेट करके
दूर चला जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वो क्या हो जाएगा, कम होगा, तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कम हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर ये दूर चले जाए और मैक्सिमम दूर चले जाए, जैसे इसके अंदर एंटी फॉर्म के अंदर, और एंटी फॉर्म हमने अभी जस्ट एनर्जी लेवल पे देखा था कि एंटी फॉर्म इज मैक्सिमम स्टेबल, वो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि यहाँ पर देखो एंगल अगेन स्टेरिक जो टॉर्शनल स्ट्रेन टॉर्शनल एंगल है, डायहेड्रल एंगल है, वो कितना है, यहाँ पर भी 60 है। लेकिन ये मैक्सिमम स्टेबल क्यों है? अगर हम यहाँ एक और चीज देखें तो यहाँ CH3 अब एक दूसरे के जस्ट दूर चले गए हैं, वो एक दूसरे का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है अब वो कहीं पर भी एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों बल्कियर ग्रुप नाउ दीज आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो ये फॉर्म, तो यहाँ पर क्या कम हो गया, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो गई, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो गया, तो वॉन डर वाल फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसके वजह से मैक्सिमम स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज एंटी कॉन्फर्मेशन, सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पर होगा। कि दूसरे के अंदर हम बात करें, अगर एक और स्टैगर्ड फॉर्म अगर मैं लेता हूं, स्टैगर्ड एक और फॉर्म लेता हूं, सपोज एक और स्टैगर्ड फॉर्म यहाँ लेता हूं, तो यहाँ पर भी यहाँ देखोगे कि यहाँ पर भी एंगल, तो जो स्टेरिक डायहेड्रल एंगल है वो क्या हो जाएगा, वो भी 60 डिग्री है, वो भी 60 डिग्री यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर ये 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल क्या 60 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर भी 60 डिग्री है, यहाँ पर भी 60 डिग्री है, लेकिन यहाँ ये कौन सा हो गया, दिस इज द गॉश कॉन्फर्मेशन। लेकिन एंटी और गॉश के अंदर भी जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, करीब करीब 3 पॉइंट किलो जूल पर मोल, इनका जो एनर्जी लेवल है दैट इज 3.8 किलो जूल पर मोल के आसपास इनका एनर्जी लेवल डिफरेंस है। वो किसकी वजह से, क्योंकि देखो अब ये CH3 अगर इसे थोड़ा सा दूर भी चला गया तब भी थोड़ा कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव इंट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा फैक्टर इसको अनस्टेबल करेगा। लेकिन इस केस में दोनों बल्कियर ग्रुप्स जो CH3 है और CH3 है, वो यहाँ पर ये देखो, ये जो CH3 और CH3 जस्ट ये दूर चले गए, तो इसकी वजह से यहाँ मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, मिनिमम वैन डर वाल फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो इसकी वजह से मैक्सिमम स्टेबल इज एंटी, एंड यहाँ मैक्सिमम अनस्टेबल इज फुली इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन होगा।